नमस्कार, मेरा नाम संजय सेफर्ड है। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एक राइटर हूँ और देश दुनिया घूमता रहता हूँ। मुलाकात के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं शोभा अख्तर की, जो कि मेरी दोस्त हैं। और ये तो दोस्त बहुत ही कैजुअल परिचय हो गया, लेकिन इससे बड़ी बात है कि एक लेखिका हैं और तरह तरह के विषयों पर लिखती रहती हैं। तो शोभा, आपका स्वागत है। शुक्रिया संजय, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम दोनों, एक बहुत विरले दोस्त की जोड़ी है ये, और हम दोनों बातचीत कर रहे हैं जी। तो और सीरियस मोड में बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब जनरली हमारे लिए बड़ा नया है। हाँ, हमारे लिए नया है। तो बातचीत का मुद्दा भी यही रखते हैं कि आपका बहुत सारा मतलब एक बहुत ही विविधतापूर्ण क्षेत्र है। आप लेखन पे भी अच्छा खासा लिखती हैं और महिला के मुद्दे हैं उस पे भी काम करती हैं, और जो सबसे पॉलिटिकल भी काफ़ी चीज़ें आपकी आती रही हैं। तो शोभा अख्तर को मतलब हम आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर मी, मतलब मुझे कैसे परिभाषित किया जाता है, हाँ। किया जा सकता है, उसको अगर मैं कुछ पंक्तियों में अगर कहूँ तो मुझे एक फेमिनिस्ट आप कह सकते हैं, एक्टिविस्ट कह सकते हैं, और इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आई कैन राइट, आई कैन स्पीक एंड आई कैन रेज माई वॉइस ऑन दैट पिच जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात हो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, साहित्य के में लेखन का जितना भी मेरा हिस्सा है, या मैं अपने आवाज़ से या मैं अपने बिहेवियरल अप्रोच से, जिसको मैं सबसे ऊपर रखती हूँ कि अंततोगत्वा आप क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में आपकी जॉब क्या है, इन सब के ऊपर आपका बिहेवियरल अप्रोच क्या है, संवेदनशील आपका जो आपकी जो संवेदनशीलता के प्रति जो आपका व्यक्तित्व है, वो क्रियान्वयन कितना हो रहा है उसका, वो एग्जीक्यूट आप कितना कर रहे हैं। तो मुझे मेरा यही है कि मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने बिहेवियरल अप्रोच में कैसी हूँ। जब मुझे कोई नहीं देख रहा है उस वक्त भी क्या मैं उतनी ही सेंसिटिवली वर्क कर रही हूँ? बिल्कुल। जब मुझे कोई वॉच नहीं कर रहा है या मुझ पर लिखने के लिए या मुझ पर बोलने के लिए, उस वक्त भी मैं पूरी ईमानदारी से अपने मनःस्थिति और अपनी तार्किकता के साथ उतनी ही छोटी छोटी सूक्ष्म संवेदनशील व्यवहार कर रही हूँ या नहीं, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपके मतलब जीवन में है, जो आपके बात व्यवहार में होता है, सेम चीज़ें मतलब मैं आपके लेखन में भी देखता हूँ। अगर आप मतलब खुल के जीती हैं, खुल के रहती हैं, और तो आपके लेखन में भी विषय भी वैसे ही हैं। जैसे कि आजकल जिन विषयों पर लोग बचते हैं लिखने से, जैसे महिला मुद्दे हुए, चाहे फेमिनिज्म की बात हुई, चाहे सेक्सुअलिटी की बात हुई, न्यूडिटी की बात हुई, और उस पर बहुत ही मुखर स्वर में आपकी बातें आती हैं। संजय, पता है, मैं एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ मैं लिख रही हूँ और बोल रही हूँ, अब जब मैं अपनी पुरखिनों को पढ़ती हूँ और उनको देखती हूँ और समकालीन जो मुखर आवाज़ें हैं उनको सुनती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत छोटा सा एक हिस्सा हूँ। मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ। हम सब जानते हैं एस्मा चुगताई के बारे में। हाँ, बिल्कुल। और उनकी जो बहुत चर्चित उनकी जो रचना रही लिहाफ, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इन द ईयर ऑफ 1944 उस पर बैन के लिए बाकायदा लाहौर कोर्ट सेशंस होते थे, मंटो जी भी साथ में थे। बिल्कुल। ये 1944 की बात है संजय, बट इसके कई साल पहले, लगभग 43 साल पहले, 1901 में, 1901 में एक रचना पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन किया। एस्मा चुगताई की? नहीं जी। 1901 में वो रचना थी मुद्दू पालनी की, और उस रचना का नाम है राधिका सांत्वनम जी। और मुझे लगा कि मुझे उसको पढ़ते हुए महसूस हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अगर लिहाफ के पहले किसी और रचना पर अगर देखें जिस पर बैन लगाया, और वो कौन सी रचना है और वो दरअसल क्या है, तो मैंने जब उसकी सर्च उसके बारे में पढ़ा, राधिका सांत्वनम के बारे में, तो मैंने पाया कि अगेन, क्योंकि वो स्त्री लेखिका है
और वो स्त्री लेखिका सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रही है अपने उस रचना में। जी। और क्योंकि वो बहुत मुखरता से कह रही है, दूसरी एक स्त्री लेखिका पुरुषों को बता रही, स्त्रियों को बता रही है कि एक स्त्री को प्यार कैसे करना, ड्यूरिंग सेक्सुअल कोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, तुम उसको छूना कैसे, तुम उसको चूमना कैसे, उस राधिका सांत्वनम में वो है। और 1901 में उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगाया है जी। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे बैन लगा दिया, क्योंकि राधिका सांत्वनम में तो बात राधा की हो रही है जी। हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उसमें जी। मधुपालिनी जी, उसमें किस्सा है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कृष्ण जी के जीवन में इला आ गई है जी। अब राधिका को जो है वो थोड़ी ईर्ष्या हो रही है जी। लेकिन उस ईर्ष्या के बावजूद भी वो फिर भी बताना चाह रही है कृष्ण को कि तुम उसको ऐसे प्यार करना। तो अब वो मधुपालिनी लिख रही है कि राधिका बता रही है कि उसको ऐसे प्यार करना, क्योंकि वो कृष्ण से प्यार पा चुकी हैं। हाँ। तो उनको पता है कि अब जो दूसरी स्त्री है उसको भी कैसे स्पर्श चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो राइटर लिख रही हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि जब वो तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसको अपने बड़े बड़े नाखूनों से खरोचना मत, खरोच ना लग जाए। तुम अपनी उंगलियों से उसके स्तन को, वक्षस्थल को छूना जी। उसको उसके होठों पर जब तुम काटना तो उसको मतलब तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जोर से काटा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उस पर उसके अधरों पर चूम लेना बस प्यार से। ये पंक्तियों की श्रृंखला है, इन कविताओं की श्रृंखला है राधिका सांत्वनम में जी। एंड आई वाज लाइक कि ब्रिटिशर्स को क्या प्रॉब्लम हो गई। हाँ। कि वो तो थोड़ा और पढ़े लिखे थे और ऐसा माना जाता था ओपन कल्चर पर विश्वास रखते हैं। हाँ, और जो मधुपालिनी जी थी वो तेलुगु राइटर थी और प्रॉब्लम कहाँ हुई जब मैं इसके बैक में गई कि क्यों बैन लगाया गया। वो व्यभिचारिणी थी, यानी कि जिसको और खुलकर शब्द कहें तो वैश्या थी। तो सबको दिक्कत ये होने लगी उस समय के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे कि एक वैश्या साहित्यिक इंटेलेक्चुअलिटी में हस्तक्षेप कर रही है और इतना खुलकर हस्तक्षेप कर रही है जी। तो ऑफ कोर्स दिक्कत होनी थी। हाँ। तो शोभा जो आज बोल पढ़ रही हैं वो शायद उतना नया नहीं है जी। वो कुछ भी इतना चैलेंजिंग नहीं है संजय। बस ये है कि कॉज स्त्रियों का जो इतिहास है वो तमाम और इतिहासों के साथ साथ स्त्री द्वेषी इतिहास लिए आ रहा है अभी तक कैरी करते हुए। वो जो मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है इतने सालों से हम कैरी करते हुए आ रहे हैं, इसलिए आज भी ये चैलेंजिंग है। हाँ, वही मैं समझ पा रहा हूँ कि नया नहीं है, लेकिन चुनौतियाँ तो उतनी ही हैं, अब फिर उससे ज़्यादा भी बढ़ गई हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज अब क्या है, अब अप्लायंसेस बढ़े हैं जी। यानी कि पहले सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और पढ़ने लिखने वाले लोग कम थे, तो लेकिन जो लोग थे वो एक तरह से प्रतिकार तो करते थे, असहमति जताते थे, लेकिन किसी को नस्त नाबूद नहीं करते थे जी। आज के समय में हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं हमारी महिला पत्रकारों की, महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं की, फेमिनिस्टों की, जिनको गोली तक मारी गई अपनी बात कहने के लिए, जिनको जेल भेजा गया, जिनके रचनाओं को जलाया गया, जिनको मुखर आवाज़ में अपनी रचनाएं लिखने के लिए जेल तक जाना पड़ा। चितकोबरा की राइटर मृदुला गर्ग जी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, जिनको थाने में बैठना पड़ा था चितकोबरा में एक वर्ड के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मेरी इस बारे में बातचीत हुई थी पहली मर्तबा। अच्छा, उसमें था क्या? मृदुला गर्ग जी जब मैं जीके में रहता था हाँ। तो मेरे सामने ही रहती बेसिकली उसमें एक सीन है जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो एक पुरुष और स्त्री के बिस्तर पर का सीन है और जहाँ पर स्त्री और प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, जो ऑफ कोर्स जिसको हम अंग्रेजी में फक बोलते हैं, तो वो हिंदी वर्जन उसका। अच्छा। वो शब्द को एज इट इज मृदुला जी ने वहाँ पर यूज किया है, और क्योंकि वो डिमांड कर रही है, हाँ, वो स्टोरी की डिमांड कर रही है। तो मुझे जो बाद में समझ में आया कि पाठकों को, जो मिसोजिनिस्टिक हमारे जो रीडर्स हैं,
उनको इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि मृदुला जी ने वो शब्द इस्तेमाल किए, उनको ये प्रॉब्लम इससे थी कि एक महिला कैसे डिमांड कर सकती है पुरुष से। अभी तक तो पुरुष का राइट है ना कि हाँ, टू डू जो भी डिमांडिंग। हाँ बिल्कुल, ऑर्गेजम की जो बातें exactly. मुखर होती रही हैं। तो ऑर्गेजम जो है वो स्त्रियों के ऑर्गेजम को तो अभी तक तो स्पेस, हाँ स्पेस ही नहीं दिया जा रहा था। तो बेसिकली ऑन दैट टेक्स्ट मृदुला जी मेंशन दैट थिंग एंड दिस इज गोना बी वेरी कंट्रोवर्शियल दैट डेज। और क्या हुआ कि FIR वगैरह हुई कि, और मुझे याद है मुझे किसी ने बताया था, वो सब किस्सा इतना पॉपुलर हुआ था कि तत्कालीन राष्ट्रपति तक पहुंचा था। कि हिंदी साहित्य की जो साहित्यकार हैं, जो महिलाएं हैं, देखिए वो अश्लीलता लिख रही, अश्लील चीजें लिख रही हैं। तो अब और मृदुला गर्ग जैसी प्रतिष्ठित और बड़ी लेखिका के लिए ऐसा कहा गया। चाहे मृदुला जी सिर्फ मैं उनको एक लेखिका के तौर पर नहीं देखती हूँ, मैं उनको फिलोसफिकल अप्रोच में भी देखती हूँ। शी इज़ वेरी स्कॉलर पर्सन। और समकालीन स्थिति में जब तुम बात कर रहे हैं संजय, तो हिंदी साहित्य में शी इज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट हिंदी लिटरेचर हैज़, इवन लिटरेचर हैज़। सो उन्होंने वो सारा दौर देखा है। उन्होंने गांधी की हत्या से लेकर नेहरू को देखा है, नेहरू का काल देखा है, और नेहरू के बाद अब टिल टुडेज रिजीम, और किस तरह से पॉलिटिकल, सोशल और हिस्टोरिकल सिनेरियो चेंज हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन सब पर उनकी पैनी नजर रही है। एंड शी इज टू वोकल। वो जितनी मृदुला जी अभी की जो स्त्री लेखिकाएं हैं, उस पॉलिटिकली सबसे ज्यादा वोकल अगर उधर अशोक वाजपेयी जी हैं तो इधर मृदुला गर्ग जी हैं जी, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, उस समय जैसे और लोगों को भी जब हम पढ़ते हैं उसी के आसपास थोड़ा पहले, या फिर जो अमृता प्रीतम का बहुत ही खूबसूरत दौर रहा लेखन का। हाँ। उन्होंने भी बहुत बेबाकी से लिखा, खुलकर लिखा। और मेरे ख्याल से आज के टाइम पे हर पढ़ने लिखने वाली लड़की मतलब अपना कलम उठाने से पहले एक बार अमृता प्रीतम को जरूर एडमायर करती होगी। हाँ, और अमृता प्रीतम का क्योंकि जिक्र आया है संजय, तो मैं यहाँ पर एक जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी कि फॉर मी अमृता प्रीतम ने प्यार को, लव को प्लेटोनिक लव से उठाकर रियलिज्म लव में, साहित्य में बुना है। हाँ, उनके पहले तक क्या हो रहा था कि हमें अगर प्यार चाहिए था टेक्स्ट कल्पना में, तक, तो वो आदर्शवादी प्यार चाहिए था। आदर्शवादी प्यार, हाँ। और जो बहुत एक तरफा था जी। तो अमृता प्रीतम ने क्या किया, उन्होंने कहा कि पहली बात तो प्यार एक तरफा, दो तरफा, तीन तरफा नहीं हो सकता जी। और उन्होंने प्यार में इच्छा पर जोर नहीं दिया, उन्होंने प्यार की स्वाभाविकता पर जोर दिया, प्यार की सहजता पर जोर दिया। तो वो मुझे वो फाइन लाइन दिखती है उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए। और जो उनके किस्से हैं, जिसमें बहुत सारे किस्से कह सकते हैं कि हो सकता हो कि वो काल्पनिक हो, लेकिन जो काल्पनिक नहीं है, और वर्तमान में क्योंकि इमरोज थे, वर्तमान में अमृता थी, वर्तमान में साहिर थे, वर्तमान में अमृता प्रीतम का पास्ट था, पति वाला पास्ट था, वर्तमान में सब कुछ था। तो हम उनके लिखे को, सब कुछ को ठुकरा सकते हैं, लेकिन उनके लिखे को नहीं ठुकरा सकते। बिल्कुल। एंड अमृता प्रीतम के साथ साथ वन दैट ग्रेट लेडी अमृता शेरगिल, उनको एडमायर किए बिना मैं नहीं रह सकती। तो अगर वहाँ पर फ्रीडा कहलो थी तो हमारे पास अमृता शेरगिल भी थी। बिल्कुल। हाँ। तो आपने मतलब इन लोगों को पढ़ा और चीज़ों को अपनी, मतलब वो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो बाय प्रोसेस आ ही जाता है रचना में। तो इस तरह की और मतलब मुखर होकर जो उस समय लेखिकाएं लिख रही थी, कृष्णा सोबती जी ने खूब लिखा है, मन्नू भंडारी जी ने खूब लिखा, और अभी हमारे आसपास जो हैं ममता कालिया जी हैं, खूब लिखती हैं। और अच्छी बात यह है कि वो हमारे समय में है, हम लोग बातचीत कर पाते हैं। ममता कालिया जी इज़ वेरी लाइव पर्सनैलिटी। मतलब ममता जी के जब आप संस्मरण पढ़िए, चाहे वो शहरों को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, रिश्ते सिर्फ रविंद्र कालिया जी तक वाला नहीं। जब आप धर्मवीर भारती जी के बारे में, धर्मयुग के बारे में भी उनका लिखा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ममता कालिया जी कथानक विषय वस्तु के साथ साथ कहानियाँ नहीं गढ़ सकती। वो बीते हुए पल को जो उन्होंने जिया
उसको जीवंत करके पाठकों के सामने ला सकती हैं। बिल्कुल। जब इंदौर के बारे में उनके लिखे किस्से को पढ़ते हैं, मतलब संजय में इंदौर से मुझे उनको इंदौर को मैंने महसूसा नहीं है उस तरह से, लेकिन ममता कालिया जी के द्वारा इंदौर पर लिखे संस्करण को पढ़कर मुझे इंदौर शहर से प्यार हो गया। बिल्कुल। ये उनकी लिखने की जो ताकत है और एक लेखक की जो ताकत होती है वो ममता जी में है। और मुझे याद है कि ममता जी के जितने भी ऑफकोर्स रवि कथा और तमाम, और मैंने उनकी एक खाटी औरतें कविता संग्रह में एक कविता थी, उसका पाठ भी किया था और मैंने उनको भेजा भी था। और रवि कथा पर तो बाकायदा हम लोगों का एक कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल में एक टॉक हुआ था और उस टॉक को टॉप 5 या टॉप 3 में रखा गया था मेरा और ममता जी का। तो मुझे अभी भी जब भी मैं ममता जी को याद करती हूँ, मुझे सामने चुलबुली सी लेखिका जो स्टिल शी इज, मुझे जो 16 हम लोग टीन एज में होते हैं, टीन एज में जो हमारी चपलता होती है, चंचलता होती है, ममता जी को मैं अभी तक वैसे ही देखती हूँ। हाँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आपने जैसे 1901 से शुरू किया अपने पुरखनों की बात, मैं और पहले भी जा सकती हूँ। हाँ, और पहले भी जा सकते हैं, लेकिन मैं मतलब समझना चाहता हूँ कि अभी जो लेखन हो रहा है, तो इस तरह की चुनौतियाँ तो हर स्त्री के सामने होती होगी लेखन की, चाहे इस तरह के आरोप कि किस तरह का ये लेखन है, अश्लीलता का आरोप लगता रहा है, चाहे बहुत सारी चीज़ें। तो अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें संजय, तो जैसे मैं नीडिटी पर बहुत लिखती हूँ जी, और मेरा पहला जो कॉलम है इस बार द पर्पल पॉइंट का, उसका विषय ही है देह का आकाश जी, और उसका सब लाइन है एस्थेटिक्स ऑफ न्यूडिटी जी। तो मुझे पता है कि जब वो अभी पाठकों के सामने आएगा, जब वो छपकर, तो उसमें से कई सारे पाठक हैं जो मुझे ट्रोल भी करेंगे, हाँ, मुझे खूब गालियाँ भी देंगे हाँ, लेकिन एक चीज़ मुझे महसूस हुआ कि जब इन सारे विषयों पर हम स्त्रियां बोलते हैं और इवन पुरुष भी जो बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि इन सारे विषयों पर इस समय जो बदलाव मैंने देखा, पुरुष भी बोल रहे हैं। हाँ, बहुत सारे अभिनेता, बहुत सारे निर्देशक, बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर, बहुत सारे राइटर, वो पुरुष लेखक वो मुखर हो रहे हैं इन सारे विषयों पर। तो संजय, मैंने ये महसूस किया कि क्रिटिसिज्म इज बाउंड टू कम। क्यों बाउंड टू कम? क्योंकि मैं उन पर प्रहार कर रही हूँ। हाँ। शोभा अक्षर पेट्रियार्की पर प्रहार कर रही हैं, तो जो पेट्रियार्की को पोषित करने वाले लोग हैं वो मुझ पर अटैक करेंगे। हाँ। तो आई हैव टू रेडी फॉर दैट। हाँ। तो मैं मान कर चलती हूँ कि अगर मैं लिख रही हूँ होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, तो मुझे कभी भी गे घोषित किया जा सकता है अंदर से, मुझे कभी भी लेस्बियन घोषित किया जा सकता है। अगर मैं लेस्बियन का कोई कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ तो मुझे भी लेस्बियन बनाया जा सकता है। पर इन सारे सबके बीच में मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब हम पैदा हुए थे तो बेसिकली हमारी जो सेक्सुअलिटी थी वो नॉर्मल थी, लेकिन वो बाद में हमें बताया गया ना कि यू आर वुमेन। हाँ। आप जब पैदा हुए तो आपको सोसाइटिकल नॉर्म्स ने बताया कि आपको पैंट शर्ट पहनना है, आप आदमी हैं और आप औरत से प्यार करेंगे तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये आपको पैदा होने के बाद आपकी सोसाइटी ने बताया। मुझे भी पैदा होने के बाद मेरी सोसाइटी ने मुझे इस तरह से नरिश किया। हाँ, टाइटल जेंडर। एग्जैक्टली। मुझे इस तरह से मुझे कस्टमाइज किया गया कि अगर मैं पुरुष के साथ भागूंगी या पुरुष के साथ शादी करूंगी या पुरुष के साथ सेक्सुअल संबंध बनाऊंगी तो वो नॉर्मल है। पुरुष के अलावा अगर मैं किसी स्त्री के साथ या ट्रांस पर्सन के साथ या क्वेयर किसी के साथ संबंध बनाऊंगी तो एबनॉर्मल है। हाँ। ये सोसाइटी ने हमें कस्टमाइज लेबल किया है। वी आर बोर्न टू बी क्वेयर। हम क्वेयर पैदा होते हैं, दिस इज द फैक्ट। तो जब हम क्वेयर ही पैदा हुए हैं तो बाद में सेक्सुअलिटी पर लिखना, बोलना, पढ़ना ये एबनॉर्मल कैसे हो सकता है? हाँ। लेकिन उसको इसलिए एबनॉर्मल घोषित किया गया क्योंकि उनकी कंडीशन है। हाँ। संजय, जब कंडीशनिंग की बात आती है ना तो कई क्लीशेज हैं, जैसे पिंक और ब्लू क्लीशेज। हाँ, मतलब
पिंक से भी लेबल कर दिया गया है लड़कियों को। हाँ, ये क्लीशे है, घिसी पिटी चीज़ है और वी आर फॉलोइंग इट। मतलब लिटरली यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि जब मैं मेट्रो स्टेशन जाती हूँ, सारे मेट्रो स्टेशन, तो जो केवल महिलाएं वाला जो चस्पा होता है पिंक कलर का, मुझे उससे इरिटेशन होती है। वो इरिटेशन इसलिए होती है क्योंकि दैट पिंक लाइन कि केवल महिलाएं, ये बताया जा रहा है कि ये रिजर्व डिब्बा महिलाओं का है और वो पिंक कलर का पट्टा लगा है और पिंक कलर से लिखा हुआ है। वो कर तो ठीक चीज रहे हैं, लेकिन वो क्लीशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक घिसी पिटी एक कंडीशन चीज है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो काली पट्टी में सफेद लिखा होता केवल महिलाएं, तो क्या हमें डायरेक्शन नहीं मिलता कि ये डिब्बा हमारा है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता। अगर वो ब्लू कलर की पट्टी में ब्लैक कलर का लिखा होता कि केवल महिलाओं का डिब्बा, तो क्या मैं पढ़कर समझ नहीं पाती कि डिब्बा मेरा है? सो कहीं ना कहीं हो सकता है ये चीज वो जानबूझकर, डीएमआरसी जानबूझकर नहीं कर रही है, पर ये चीज इसलिए हो जाती है क्योंकि कई क्लीशे जो है वो हमारे जहन में कंडीशनड हो जाती हैं, तो हमें एबनॉर्मल चीज भी नॉर्मल लगती है। हाँ, नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, सोसाइटी कर देती है, लोग कर देते हैं, संस्थाएं कर देती हैं। अगर कोई बच्चा टॉय की शॉप में जाए और वो लड़का है और उसने बोल दिया कि मैं तो बारबी खरीदूंगा, उसके मम्मी पापा ना शॉक्ड हो जाएंगे। हाँ, होता है। वो नॉर्मल तब रहेंगे कि अगर मुझे कार खरीदो, रोबोट खरीदो, हवाई जहाज खरीदो, रोबोट गाड़ियां खरीदो, तो उनको लगेगा दिस इज नॉर्मल। बट इफ ही विल आस्क फॉर बारबी डॉल, पिंक कलर बारबी डॉल, तो दे विल गेट अफ्रेड कि एबनॉर्मल चीज है, बल्कि वो भी नॉर्मल चीज है उसके लिए, तो वो खिलौना है बारबी डॉल। बिल्कुल। पर वो शुरू से हो जाता है कि नहीं, ये लड़कियों का है बेटा, ये तुम नहीं खेल सकते। है ना, ये जो किचन की जो एसेसरीज हैं वो लड़कियां खेल सकती है, तुम नहीं खेल सकते। बट गुड थिंग इज दैट कि वो क्लीशे टूट रहे हैं। और ये जो टूटने की शुरुआत है, जैसे ये आप मतलब कब आपका मतलब बचपन से ऐसा शुरू हो गया, या फिर मतलब आप पहले से ही ऐसे उन्मुखी रहे या फिर ये बदलाव स्कूल कॉलेज आगे बढ़? बहुत लगाव है संजय, मतलब ये ऐसी बात तुमने छेड़ी है कि वहाँ पर मेरी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला पोसा और बचपन से मतलब मैं अपने पिता से अपनी ज़िंदगी में शायद अपने जानने में एक मर्तबा मिली हूँ। तो मेरा बचपन जो रहा है ना, वो माँ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में रही, अभी जाके रिटायर हुई हैं। व्हेन आई वाज 30, जब मैं 30 की हुई, अब तो मतलब आई एम 32, बट जब मैं 30 की हुई तब मेरी माँ रिटायर हुई। तो 30 साल तक सिंगल पेरेंट के साथ मैं रही, जो वर्किंग में थी। मतलब वो सुबह जाती थी और रात को आती थी और मैं अकेली बच्ची जी। तो मेरा जो बचपन बीता वो स्कूल के बाद कैसा बीत सकता है कि अकेले बच्ची का, वो ऐसे बीतेगा कि वेयर आई एम हेडिंग माई सेल्फ विद माई ओन, जहाँ पर मैं अपने ही विचारों के साथ अपने थॉट प्रोसेस जितना दूर तक मैं सोच सकती हूँ, जितना गहरे मैं सोच सकती हूँ, जितना सतही मैं सोच सकती हूँ, उन सबसे मैं अकेले जूझ रही हूँ। तो उस बचपन में थोड़ा बहुत रंग तब भरता था जब मैं नाना नानी के यहाँ जाती थी। तो और छुट्टियों में संभव होता था। हाँ, तो वो बगीचे में जाना, इमली के पेड़ पर अनगिनत तोतों को देखना और पत्थर फेंक कर या आवाज करके ऐसे ढेर सारे तोतों को, हरा पूरा नीला आसमान हरा हो जाता था बगीचे के ऊपर का। हाँ, इतने तोते निकलते थे। तो इमली तोड़ना, आम तोड़ना, कटहल तोड़ना, सूरजमुखी का पेड़ अकेले जाके बचपन में तोड़ने की कोशिश करना, बिना ये जाने कि सूरजमुखी का तना जो है वो मेरी ताकत से नहीं टूटेगा। बिल्कुल। हाँ, तो पूरे 1-2 घंटे में, क्योंकि चोरी कर रही थी मैं सूरजमुखी फूल का। भले ही अब मैंने कविता लिखी कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए। चोरी पे एक बात याद आ रही है, मेरी दादी जो थी, तो हम लोग कभी अमरूद जैसे आप तोड़ रहे हो ना, तोड़ लिया करते थे पेड़ से। तो कहती थी मतलब लदे हुए पेड़ से फल तोड़ना चोरी नहीं कहलाती। और हम लोग चरवाहे कम्युनिटीज में आता हूँ। तो और अक्सर हम जंगलों पहाड़ों में तोड़ते थे, तो उनको, तो मुझे हमेशा ये याद रहता है कि लदे हुए पेड़ से
फल तोड़ना मतलब चोरी नहीं कहलाती है। एंड सी जब मैं एक अपनी कविता लिख रही थी जो बड़ा पॉपुलर भी हुई इधर, कि जो प्रेम करना जानते हैं वो मतलब फूल नहीं तोड़ते, वो इंतजार हाँ, करते हैं फूल मैंने के पढ़ी थी कविता, बहुत फूल सुंदर। के झरने का। हाँ तो वो एक सेंसिटिव के जितना भीतर जा सकते हैं कि हमें जो हम जो प्रेम में होते हैं ना, तो हमें फूल को भी तोड़ने में तकलीफ होती है। हाँ। कि हम फूल को के तने से, उसके पेड़ से जुदा कर रहे हैं, तो हमें जुदाई, किसी को जुदा करने में बड़ी तकलीफ होती है। हाँ। तो वो जब मैं लिख रही थी तो मैं वही सूरजमुखी का फूल किस तरह से बचपन में अनजाने में बचकाने में हाँ। मैं उसको तोड़ रही हूँ और वो अंततः टूटता नहीं, उसका रेशा इतना मोटा होता है ना, वो वहीं रह जाता है। लेकिन जब मैं घर आई हूँ अपने बचपन में, मतलब मैं दूसरी तीसरी कक्षा में रही होंगी, तो मुझे इस रात भर बस ये तकलीफ, उस वक्त भी जैसे बचपन की बात थी, तो उस वक्त भी मुझे यही महसूस हो रहा था कि या तो मैंने पूरा तोड़ लिया होता। हाँ। अब वो क्या है, वो बहुत विक्षिप्त अवस्था में वो पेड़ पड़ा होगा, और वो पेड़ जो है वो धीरे धीरे अपने फूल को मरते हुए अपने सामने ही देखेगा। तो मैं उस बचपन में भी पता नहीं कैसे इतनी सेंसिटिव थी कि मुझे वो चीज़ भी एक तरफ मैं तोड़ भी रही थी, और लेकिन रात में आके मुझे खुद भी तकलीफ हो रही थी। उस समय इस संवेदना के लिए शब्द थे आपके पास? उस वक्त कोई शब्द नहीं थे मेरे पास, और मैं सच बताऊं कि मेरे पास शब्द पिछले 5 साल में आए, साहित्यिक शब्द। जो अभिव्यक्ति के लिए साहित्यिक शब्द चाहिए वो मेरे जीवन में पिछले 5 साल में आए। तो अगर 5 साल के पहले की शोभा से आप मिलते तो हो सकता है कि मेरे पास पत्रकारिता करने वाले जो शब्द होते हैं वो होते, पर अभिव्यक्ति के लिए साहित्यिक शब्द मेरे पास नहीं था। लेकिन स्कूल कॉलेज फिर आपका होम टाउन में ही शुरू हुआ? हाँ, फैजाबाद। हाँ, फैजाबाद जो अब अयोध्या है। हाँ। तो फैज़ाबाद अरबी शब्द से बना है, जो पहाड़ में मिला हुआ शहर है। तो वो आबाद ही लगा मुझे हमेशा, अभी तक आबाद ही लगता है। हाँ। वो इसलिए क्योंकि मेरी स्कूलिंग वहीं हुई। हाँ। तो जब स्कूल डेज में हो सकता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी और सोशल साइंस में मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आते थे, एंड डिस्टिंक्शंस। तो उस वक्त भी मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें मुझे ले जाएंगी साहित्य जगत में। मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी डिबेट में, एंकरिंग में, स्पीच में। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आती थी तो कंसोलेशन प्राइज ज़रूर मिलता था। हाँ। और बहुत बार फर्स्ट और सेकंड और थर्ड भी आती थी। उस वक्त जो मेरे टीचर्स थे मेरे अराउंड, मैं उनको गुरु नहीं बोलूँगी, शिक्षक कहूँगी, क्योंकि गुरु मुझे मिले नहीं स्कूल टाइम पे। हाँ। ये मेरा बड़ा हाँ, हम लोग का वो समय ही ऐसा था मेरे ख्याल से। हाँ ना, बहुत बेकार ये मैं अपने जिंदगी का मानती हूँ कि अगर हमें स्कूल के समय से ही कोई गुरु मिल जाए या गुरु जैसा कोई मिल जाता, तो जो हमारी जर्नी है ना संजय, जो प्रोफेशनल टू स्पिरिचुअल, वो जर्नी पहले ही शुरू हो जाती। तो अब शुरू हो रही है, खैर। हाँ। तो उस वक्त क्या था कि, लेकिन टीचर्स जो है मेरे एक चीज़ पॉइंट करते थे कि ये जो है ये नॉर्मल वाली पढ़ाई, यानी कि बीए बीएससी ये करने के लिए तो नहीं है। हाँ। ये डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए तो नहीं है। हाँ। इसका कुछ अलग पैरेलल चल रहा है। तो उस वक्त ये भले ही टॉन्ट की तरह आता था, पर वो बाद में अब समझ में आता है कि वो क्यों था। तो स्कूल में ऐसा था, वो था मतलब बात में व्यवहार में। और तो वो शुरू से था, वो जो एक कहते हैं ना खुद को लीड करने की क्वालिटी, वो खुद शुरू से थी कि अगर पूरा क्लास एक तरफ होता था तो मैं अपने पॉइंट के साथ अकेले ही सही पर एक तरफ होती थी जी। तो वो यूनिवर्सिटी लेवल में भी रहा। तो जब जो मेरी यूनिवर्सिटी लेवल पर जब मैं आई तो वहाँ पर भी वही था कि आई वॉज द टॉपर इन ग्रेजुएशन एंड आई वॉज एंड आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो वो गोल्ड मेडल के पीछे नहीं भागी थी मैं। वो मुझे गोल्ड मेडल इसलिए मिल गया क्योंकि मास कम्युनिकेशन वाज माय फोर्टे। अब मुझे समझ में आता है कि जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की मैंने पढ़ाई की, वो वही पढ़ाई मुझे करनी थी और वो वो पहले से चल रहा, थॉट प्रोसेस उसी तरफ जा रहे थे, इसलिए मुझे बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो वो गोल्ड मेडल आ गया बस मेरे हिस्से में। तो मास काम आपने दिल्ली से किया?
नहीं, मास कॉम भी मैंने आरएमएल यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। एंड पैरेलली टू दैट मुझे हिस्ट्री में बीच में बड़ा भूत सवार हुआ था, तो आई डिड हिंदी और इतिहास से बीए भी। जब मैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, हाँ। उसके साथ साथ मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पर मेरे, क्योंकि उस वक्त अलाउ नहीं होता था घर से निकल के हाँ। पढ़ाई करना, और आई वॉज सिंगल डॉटर। हाँ। तो मुझे ये था कि मुझे घर पे रह के जो कुछ करना है, घर पे आदेश था कि जो कुछ करना है घर से फैजाबाद में रहकर करो। तो मेरे घर के ठीक सामने मेरा कैंपस था, जो यूनिवर्सिटी है वो मेरे घर के ठीक सामने है। अच्छा। तो तू क्यों बाहर जाने देगा कि हाँ। जब यूनिवर्सिटी घर के सामने है तो कोई क्यों जाने देगा। तो जब मैं वहां गई तो मैंने पूरे फैजाबाद, आसपास लखनऊ, कानपुर, सब जगह पे पता किया कि यार मास कॉम का बैचलर डिग्री जो बीजेएमसी कहलाता है, हाँ। है ना, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कॉम, हाँ। वो है क्या? हाँ। बाराबंकी में नहीं, लखनऊ में एक आध जगह होगा पता नहीं, हाँ। फैजाबाद में नहीं, आसपास कहीं नहीं। तो मैंने कहा यार मेरा वाला तो है नहीं यहाँ पे सीन, तो मुझे बाहर भेज दो। तो बाहर जाना अलाउ नहीं था, तो थकार के मैंने फिर बीसीए किया, इन ग्रेजुएशन। बट बीसीए करने के बाद मेरी हरकतें देखी मेरे घर वालों ने, और उन्होंने कहा जा जी ले अपनी जिंदगी। सो उसके बाद फिर बाहर की यात्रा शुरू हुई। तो जब मास कॉम कर ही रही थी तो फिर आई वेंट टू लखनऊ। फिर मैं बाकी सारा जो एडिशनल मेरा चीज़ है, डिप्लोमा कोर्सेज और सारी चीज़ें, वो लखनऊ में हुई मेरी। फिर लखनऊ तो तहजीबों का शहर है। हाँ, पर वो बिना तहजीब आपके अंदर लखनऊ तब तक बरकरार थी। लखनऊ से मेरा राब्ता जो है वो बेगम अख्तर से ज़्यादा है। क्योंकि मेरा जो ओरिएंटेशन था, इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग राइटिंग, वो मुझे समझ में आ गया था कि मैं साहित्य, सिनेमा, कला के क्षेत्र के लिए इंटेंट हूँ। हिस्ट्री उठा के पढ़ना, ये सब करना। और अब लाइब्रेरी डेवलप हो रही है हमारे फैजाबाद में। चकबद साहब की लाइब्रेरी अभी भी है, पर अब खस्ता हाल में है। उस वक्त थोड़ी ठीक स्थिति में थी। चकबद साहब जो इतने बड़े शायर और इतने बड़े रचनाकार हुए, तो चकबद साहब की लाइब्रेरी थी जहाँ पर कुछ किताबें होती थी, हम लोग जाते थे। और मैं क्योंकि एक्टिविज्म में भी थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी थी, तो वहाँ के सांसदों, विधायकों को पकड़ पकड़ के भाई लाइब्रेरी जिंदा कर दीजिए, लाइब्रेरी जिंदा कीजिए। वो सब लड़ाइयाँ खूब लड़ी हैं। पर खैर उस दौरान पढ़ते लिखते वक्त मुझे हाथ लगा बेगम अख्तर के बारे में कि यहाँ से एक ऐसी शख्सियत हुई है जिसको वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्निशन मिली है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे कोई तो चाहिए था मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरे घर से निकलने के लिए। तो वहाँ पर मुझे एक ही शख्स मिली, वैसे तो बहुत सारी हुई हैं वहाँ से, पर मुझे बेगम अख्तर मिल गई। तो मेरा घर से मेरे 10-15 किलोमीटर होगा भदरसा, जहाँ पर बेगम अख्तर का जन्म हुआ है। अच्छा, और आप गए? हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पर। और कमाल की बात है, मैं उसी कुएं पर बैठकर मैंने उनकी शिष्या सोमा घोष जी, बेगम अख्तर की शिष्या रही हैं। सोमा घोष के साथ मैं वहाँ गई हूँ। और वहाँ जाकर कोयलिया वाला जो उनकी जो गजल है, राग यमन में है संभवतः, वो सोमा घोष जी ने उसी कुएं पर बैठकर गाया, और मैं भी उसी कुएं पर बैठी हूँ मदरसा में। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि ये मेरे साथ हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है ये जो मतलब विषय है, मतलब ये किसी का मतलब सानिध्य मिल जाना, वो चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे आप गुरु की बात कर रहे थे, मिल जाए तो जिंदगी कुछ और होती, चाहे बेगम अख्तर का इस तरह से मिल जाना, मेरे ख्याल से उस उम्र में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ट्रू। तो जब मैं लखनऊ गई तो मुझे वहाँ पर भी बेगम अख्तर के चीज़ें मिल गई, क्योंकि बेगम अख्तर साहिबा ने शादी ही अब्बासी साहब से की, जो लखनऊ में इतने बड़े वकील थे। और वो भी लव मैरिज की थी। और उनके चक्कर में प्रेम इस कदर हावी था कि उनके चक्कर में उन्होंने अपना गजल गाना भी छोड़ दिया था। बाद में बीमार पड़ गई गजल ना गाने की वजह से, तो उनके ही हस्बैंड ने कहा भैया जिंदा रहो, लेकिन गजल गा के जिंदा रहो, लेकिन जिंदा रहो। सो लखनऊ में मेरे जो भी मैंने समय गुजारा, वो कपूरथला का एरिया, अलीगंज का एरिया, ठाकुरगंज में उनका मकबरा है बेगम अख्तर साहिबा का। तो मैं ऐसे ही चली जाती थी कभी कभी ठाकुरगंज। तो मैं महसूस करती थी कि वो उनका जो जहाँ पर बेगम अख्तर जी को दफन किया गया है, वो बहुत ऐसे नॉर्मल सी जगह है वहाँ पर। लेकिन अचानक से किसी रोज़ पता चलता था कि शुभा मुद्गल आई हैं और वहाँ पर
गज़ल गाकर चली गई हैं। कोई और जो गज़ल की तासीर को समझता है वो आया है और वहाँ पर उसने गज़ल पेश की और चला गया है। तो ये क्या है, एक रूह, एक शख्सियत के इतने चले जाने के बाद। हाँ, शी डाइड इन 1974 आई थिंक। जब उनका इंतकाल हुआ तो वो एक डोनेशन के लिए ही गा रही थी। मतलब एक फ्लड आया था गुजरात में शायद, उसके लिए डोनेशन इकट्ठा करने के लिए वो परफॉर्मेंस दे रही थी और वहीं पर उनकी तबीयत ख़राब होती है और उनका इंतकाल हो जाता है और अक्टूबर में उनका इंतकाल होता है। तो जब मैं लखनऊ में थी तो बेगम अख्तर ने मुझे लखनऊ में भी मेरे अंदर की जो स्त्रैण जो शक्ति थी उसको जिंदा रखने के लिए मुझे बेगम अख्तर से मदद मिली। बाद में जब मैं और उनकी रूह ने पता नहीं कैसे मुझे इर्द गिर्द रखा तो मुझे समझ में आया अक्टूबर कनेक्शन। संजय, आई एम born in 15 अक्टूबर। हाँ, बेगम अख्तर born on 7th of अक्टूबर। हाँ, मैं 10th अक्टूबर। और उन्होंने निकाह अब और उनका, चलो ठीक है, अब इसका मतलब तुम उनका कनेक्शन और तुम्हारा कनेक्शन बता देती हो। उन्होंने शादी की 22 अक्टूबर को अब्बासी साहब से और उनका इंतकाल हुआ 30 अक्टूबर को। ओ, पूरा लाइफ अक्टूबर। हाँ हाँ, मैं मतलब देखता हूँ ना, अक्टूबर का बहुत ही चार्म है। महीने तो सभी महत्वपूर्ण हैं, 12 महीने होते हैं, हाँ। लेकिन अक्टूबर एक अलग तरह का सेंसेशन लेके आता है हमारे जहन में। इसके पीछे क्या है? फॉर मी लेकर इसके मैं बताऊँ, हम तुम क्यों अक्टूबर के बारे में चार्म के लोग लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अक्टूबर में आए। अक्टूबर में ये जो हमारी दुनिया है हमें मिली। जिन लोगों को मार्च के महीने में ये दुनिया मिली उनके लिए मार्च का चार्म है। इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। तो इसीलिए जब भी हम अक्टूबर को देखते हैं तो हमें अक्टूबर पर बनी फिल्म, अक्टूबर माह में जन्मे लोग, साहित्य से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, इवन APJ अब्दुल कलाम को जब मैं पढ़ रही थी तो ही वॉज बॉर्न ऑन 15th अक्टूबर और 17th अक्टूबर। इवन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बॉर्न 17 सितंबर। तो मैं सोचती थी कि सबके लिए वो महीना जिसमें वो इस दुनिया से रूबरू हुए हैं, यानी कि अपने आप से, उनके लिए वही चाम का महीना होता है। तो अपने आप से लेकर एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, मैं बोल देती हूँ। वो स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं इतना सेक्सुअलिटी पर लिखती हूँ, अपनी बॉडी पर लिखती हूँ, तो वो स्टेटमेंट है, आई एम माई बॉडी, आई मेयरली हैव अ बॉडी। मैं ही जो मेरा शरीर है यही मैं हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मेरा शरीर नहीं है कोई, मेरे पास कोई और शरीर नहीं है। आई एम माई बॉडी। तो जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी और तो इस स्टेटमेंट को किसने कहा, मैंने खूब ढूंढा। हाँ। मुझे मिला नहीं। ना मैंने किताबों से निकालने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। मैंने इंटरनेट पर निकालने की कोशिश की, नहीं मिला। तो उसको मैंने इस स्टेटमेंट से रिलेटेड एक पैरा राइट करके मैंने अपने इस कॉलम में डाला है, जहां पर मुझे इस स्टेटमेंट से रिलेट कर पाई मैं अज्ञे को। हाँ, आई एम माई बॉडी, आई मेयरली हैव अ बॉडी। अब ये अंग्रेजी का कथन है, किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैं रिलेट कहाँ कर पाई, अज्ञे की कविता देहवल्ली से। हाँ, अज्ञे की बहुत खूबसूरत कविता है देहवल्ली। जो बात मैं बता रही थी मधुपलानी जी का, कि वो कह रही हैं अपनी तेलुगु भाषा में, क्योंकि शी वॉज तेलुगु पोएट, जो बात मैं अपनी हिंदी गद्य में कहती हूँ, अज्ञे ने वो बात अपनी पद्य में कह दिया है देहवल्ली में। तो एक बहुत मेरे ख्याल से 2-3 पन्ने की वो कविता है, हाँ। जिसका कुछ अंश मैंने अभी, क्योंकि वो दुर्लभ कविता है और वो अक्षर प्रकाशन से जब राजेंद्र जी जिंदा थे उस वक्त एक किताब आई थी, उसमें वो छपी थी, अज्ञे जी के जीते जी। तो उसकी पंक्ति है जिसका मायने वही है जो मैं कह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ये जो देह है ना, इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हें पिंजरा लग रहा होगा, मन का पिंजरा लग रहा होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बाहर पिंजरा है, हाँ। इसके अंदर मन रहता है, हाँ। तो वो कह रहे हैं ये पिंजरा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पिंजरा लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली यही मन है। हाँ, मतलब क्या मैं अपने मेरी शरीर को अपने मन से अलग रख सकती हूँ? जैसे मान लो मुझे किसी पर प्यार जताना हो, हाँ। तो मैं अपने शरीर को अपने साथ लेके जाऊंगी ना प्यार जताने। बिल्कुल। मैं उसको जब गले लगाती हूँ तो मन से गले लगा रही हूँ, लेकिन मैं उस गले लगाने को महसूस कैसे कर रही हूँ संजय? देह से, स्पर्श से महसूस कर रही हूँ।
तो व्हेन आई एम डिफाइनिंग माई एस्थेटिक ऑफ फेमिनिटी, मैं मन और शरीर को एक बॉडी कह रही हूँ। तो फॉर मी बॉडी शरीर अलग नहीं है, हाँ मैं ही मेरी बॉडी है, मेरा मन ही मेरी बॉडी है। बिल्कुल। इफ आई हैव टू एक्सप्रेस माई लव टुवर्ड्स माई हाँ। लवर, अगर मुझे अपने प्रेमी को प्रेम जताना है जेस्चर से, बिल्कुल। तो मैं कैसे बिना बॉडी के कैसे जता पाऊंगी? हाँ मतलब ये तो सबसे ज़रूरी, मतलब पॉसिबल ही नहीं है एक तरह से कह सकते हैं ना। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत चौंकाती हैं कि कोई स्टेटमेंट मैं कभी सुकरात का पढ़ रही हूँ लेकिन मैं उसको निराला से जोड़ पा रही हूँ। हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए मैं बहुत अचंभित होती हूँ। हाँ। कालिदास का मेघदूतम पढ़ते हुए नागार्जुन का उस पर हिंदी अनुवाद, आप चौंकेंगे नहीं तो कैसे, क्या होगा? आप चौंकेंगे। आप फूलन देवी को पढ़ते हुए आप सिमोन द बायर आपको याद आए, फूलन देवी पर लिखते हुए आपको मलाला यूसुफजई याद आए। तो थिंग्स, ये जो हम लोग की दुनिया है ना संजय, मतलब यू आर इन दैट वर्ड टू, तुम भी इसी दुनिया में हो, ये सब ना हमें बहुत चौंकाते भी हैं। हाँ, और हमें दुनिया में चौंकाते हैं, लेकिन लोग मतलब इसके बियॉन्ड जाकर के किसी और भी पर्सपेक्टिव में भी चौंकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, बियॉन्ड तो से मुझे याद आया कि इन दिनों मैं क्या पढ़ रही हूँ। जी। इन दिनों मैं पढ़ रही हूँ, सिगमंड फ्राइड की किताब है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। तो हम प्लेजर की बात करते हैं, हम ऑर्गेज्म की बात करते हैं। हाँ। सिगमंड फ्राइड कह रहे हैं व्हाट इज बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। हाँ, उसके बाद क्या है? हाँ, उसके बाद क्या? एंड वो पूरी किताब दो टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड है। हाँ। एक है इरोस और एक है थैनाटोस। तो इरोस यानी कि क्रिएशन, थैनाटोस यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो वो कह रहे हैं कि यही दो इसी में हो आप जो हो, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, बियॉन्ड आपका कोई प्लेजर नहीं है। हाँ। तो प्लेजर में क्या है? प्लेजर में यही है कि बहुत सारे लोगों को दर्द से भी आनंद मिलता है। हाँ, मतलब जो ग्रे शेड एक है, हम मतलब पूरी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, हाँ। लेकिन काफी कुछ ग्रे शेड में है। एग्जैक्टली। तो मैं बहुत ज़्यादा बहुत थ्योरीज पर, उनके सिगमंड फ्राइड के बहुत थ्योरीज पर मेरी असहमति भी है। क्योंकि वहाँ पर फिर मुझे अपना तर्क लगता है कि नहीं, मेरा तर्क तार्किक ज़्यादा है, क्योंकि मैंने ये महसूसा है। हाँ। उनको साइकोलॉजी का वन ऑफ द फादर कहा जाता है, साइकोलॉजी एनालिसिस का, साइको एनालिसिस का। पर बहुत सारे थ्योरीज से मैं असहमत भी नजर आती हूँ। पर बहुत सारी थ्योरीज हैं जो वाकई लगता है कि हाँ, यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण काम कर रहा है। हाँ, हमारे यहाँ मतलब ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। हम प्रेम की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, लेकिन सेक्स को हमेशा पर्दे में रखना चाहते हैं। हाँ हाँ। हम सेक्स की बात करते हैं तो प्लेजर और ऑर्गेनिज्म की बातों को पर्दे में रखना चाहते हैं। और यही स्वर जब मुखर होता है, चाहे कला के माध्यम से, चाहे साहित्य के माध्यम से, तो फिर एक हो हल्ला सा होने लगता है। तो प्रेम को मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कैसे समझ सकते हैं? आई थिंक इंटीमेसी। जी। जब भी मुझसे ये पूछा जाता है, या जब भी मैंने अपने आप को सवाल किया है कि इतना सब कुछ महसूस करने के बाद, अनुभव करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद प्रेम पर मैंने प्रेम को क्या पाया, तो मुझे अंततोगत्वा वो उसको मैं इंटीमेसी में ही डिफाइन कर पाई संजय। हाँ। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आप किसी से प्रेम पाते हैं, तो वो प्रेम का असल परिभाषा इज इक्वलेंट टू द इंटीमेसी। यानी कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग की जितनी लिमिटेशंस हैं, जो भी सीमा है, या बियॉन्ड द लिमिटेशंस, जो भी सीमा है सोचने की, बिहेव करने की, उसको लेकर आप पूरी तरह से फ्री रहे, लिबर्टी फील करें अपने पार्टनर के साथ। दैट इज लव। मतलब कि जो मैं हूँ वो मुझे मैं रहने के लिए जरा सा भी सोचना ना पड़े। हाँ। या जो तुम हो, तुम्हें तुम रहने के लिए जरा सा सोचना ना पड़े। हाँ। मतलब जितनी हमारी जो कंडीशनिंग है, या जो भी हमारा जो हम पे जो थोपा गया है, हम उस प्यार में अनलर्न अगर कर ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
जो भी हमें जितना सिखाया गया, जब हम प्यार वही है, इंटीमेसी हम दे रहे हैं, पूरा इंटीमेट हो जा रहे हैं उसके साथ, एंड इंटीमेसी को बहुत सतही कर दिया गया है। इंटीमेसी को सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक रखा गया है। तो हम बात कर रहे थे प्रेम की, लेकिन प्रेम का तो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें प्रेम भी आएगा, सेक्सुअलिटी भी आएगी, और इसके इतर भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो ऐसे में लोग क्यों, मतलब जैसे एक माका लगा देते हैं कि आप मतलब क्यों सेक्सुअलिटी पर क्यों लिखती हैं, चाहे आपके पास और भी तो बहुत सारे विषय हैं। तो एक तरह से साहित्य में भी मोरल पुलिसिंग शुरू हो जाती है। तो इस तरह के आक्षेप तो आप पे भी लगते रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल लगा है, और मैं फेस कर रही हूँ। इन तमाम आलोचनाओं के पीछे जब मैं जाती हूँ अपने अध्ययन से, तो मैं महसूस करती हूँ कि ये जो आलोचना है, ये आलोचना भी एक तरह की कंडीशन है। ये ठीक उसी तरह काम करती है संजय, जैसे पेट्रियार्की क्या कहती है। पेट्रियार्की ने ये कंडीशन कर दी कि बुर्का इज़ माई चॉइस। पेट्रियार्की ने कंडीशन कर दिया कि सिंदूर इज़ माई चॉइस, मंगलसूत्र इज़ माई चॉइस। तो पेट्रियार्की ने एक स्ट्रैटेजिकली अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसने बोला कि इसको इस तरह से कर लो कि स्त्रियों, इसको तुम विकल्प के तौर पे रखो, मतलब हम तुम्हें ये छूट दे रहे हैं कि तुम इसको कभी पहनो, कभी ना पहनो, कभी करो, कभी ना करो। तो ये एक बहुत एक षड्यंत्र की तरह। हाँ, लेकिन सवाल यह भी है ना कि आप किस हैसियत से छूट दे रहे हैं। हाँ, who you are। हाँ, आप कौन होते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ कि मैं जब लगातार सेक्सुअलिटी पर लिख रही हूँ, तो बेसिकली मैं जेंडर इक्वलिटी की बात कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। मुझ पे बहुत सवाल उठते हैं, मतलब मुझे कभी कभी डीएम में, इनबॉक्स में बहुत गंदी गंदी गालियाँ, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो क्रिटिसिज्म है, ये इसलिए है क्योंकि मैं इनके बने बनाए रूढ़िवादिता पर प्रहार कर रही हूँ लगातार। तो जिस चीज़ पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फेमिनिज्म की बात कर रही हूँ, जब मैं और फेमिनिज्म से जुड़े मुद्दों की बात कर रही हूँ, तो मैं अपने आप में सोशल रिफॉर्म की बात कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये बहुत समझना ज़रूरी है, इस पर लगातार बात करना, इसलिए क्योंकि अभी भी संजय फेमिनिज्म को फेमिनिन ओरिएंटेड यानी कि फीमेल रिलेटेड मान लिया जाता है। हाँ, पर फेमिनिज्म ये नहीं है। हाँ, फेमिनिज्म सीधी सी बात ये कह रहा है कि स्त्री और पुरुष फिजिकली, बायोलॉजिकली, तमाम और चीज़ों में अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो डिफरेंशिएट है इस तरह का, ये इनइक्वालिटी लेकर आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बीइंग डिफरेंट ये नहीं अलाउ करता कि आप उनको अनइक्वल ट्रीट करें। हम सिमिलर नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल। मेरी जो प्राकृतिक संरचना है या आपकी जो प्राकृतिक संरचना है या किसी और की, वो अलग है। तो ये जो अलगपन है, इसके आधार पर भेद हो अधिकारों को लेकर, ये तो बिल्कुल अतार्किक सी चीज़ है। ना, बिल्कुल, तो फेमिनिज्म की सारी लड़ाई यही है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें किसी से सुपीरियर होना है या किसी से सुप्रीम होना है। हमारी लड़ाई पुरुषों से नहीं, हमारी लड़ाई पुरुषों से है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। हम बस ये कह रहे हैं कि आप हमें इक्वल राइट्स दीजिए, अपॉर्चुनिटीज, जो जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वलिटी के साथ साथ इक्विटी भी हमें चाहिए। हाँ, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये पहले की बातें होंगी, अभी तो लड़कियां काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं और आज़ाद हैं। रियली? हाँ। सऊदी अरब में 2011 में वोटिंग राइट्स मिले। 2011 में, मतलब अभी 10-12 साल पहले। हाँ, मतलब, और वोटिंग राइट्स 2011 में मिले। और अगर सऊदी अरब की बात करें तो 2017 में उनको ड्राइव करने का राइट्स मिला। अच्छा, तो 2017 कब था संजय? 8 साल। तो ये लोग जो कहते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, ठीक है, अगर अब वो कहेंगे कि ये तो सऊदी अरब की बात है, इंडिया में आ जाइए। तो जब ये स्लोगन्स चलते हैं कि माई बॉडी माई राइट्स,
हाँ बिल्कुल। तो क्यों अबॉर्शन करने के लिए या कोई अपने ही शरीर से डिसीजन लेने के लिए किसी वाइफ को, किसी माँ को, किसी बहन को के लिए अस्पताल में डॉक्टर्स को उसके पति का अप्रूवल चाहिए, उसके भाई का अप्रूवल चाहिए, उसके पिता का अप्रूवल चाहिए? वाई? हाँ ऐसी चीज़ें हैं। हाँ, आज भी मोर देन 70%, ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिसेफ के आंकड़े कहते हैं मोर देन 70% विमेन जो हैं वो वायलेंस की शिकार है। तो 70% आपके लिए मायने नहीं रखता। आप कह रहे हैं कि अब स्थितियाँ ठीक हो गई हैं। हाँ मेरे ख्याल से वो लोग और चीज़ें, जैसे हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो मेरे यहाँ तो पूर्वांचल का एरिया है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने बचपन से ये देखा है कि मेरे गांव में जितनी महिलाएं थी उनकी ज़िंदगी सुबह उठना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, फिर शाम का खाना बनाना, उनकी पूरी ज़िंदगी घर और रसोई में ही रहती है। अभी की भी बात मैं बता रहा हूँ कि 60-70% महिलाओं की यही स्थिति है। तो मैं इससे पता है घरों में ही जिंदगी खप जाती है, इससे मुझे पता है क्या याद आया, होमर का एक बहुत प्रसिद्ध रचना है ओडिसी। हाँ ठीक है, तो होमर ने जब इलियड लिखा था तो क्योंकि वो युद्धों की विवेचना के बारे में था, तो ये हुआ कि अच्छा कोई पुरुष लिख सकता है, युद्धों के बारे में रचना है। लेकिन जब उन्होंने ओडिसी लिखी तो वो घर के भीतर की चीजों के बारे में था। तो उन पर पता है क्या आरोप लगे कि ये कोई पुरुष नहीं लिख सकता, ये स्त्री ने लिखा होगा। और अच्छा। बकायदा उनकी उस रचना पर, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बकायदा क्योंकि वो पुरुष स्त्री दृष्टि से रचना लिख रहा है, तो उस पर ही उसकी रचना पर ही सवाल उठ गया कि ये जो घर के चार दीवारी के अंदर की जो बातचीत हो रही है, बात की जा रही है इस रचना में, ये पुरुष लिख ही नहीं सकता। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी स्त्री ने लिखा है, कि जैसा लग रहा है कि इसने अपने घर से बाहर ही कभी नहीं निकली है ये जो राइटर है, क्योंकि ये सिर्फ घर के भीतर की बात कर रही है। तो ये क्या है? ये एक नजरिया है, एक चश्मा है जो मिसोजिनिस्टिक अप्रोच है किसी चीज को देखने का। लेकिन उसका क्या, जो सीमाएं टूटती हैं, मतलब जैसे हम कोई भी बात, मैं फेमिनिज्म को मतलब अच्छा मानता हूँ और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं और एक समानता, समान होने की बात करते हैं। तो कई बार मैं चैलेंजेस ये देखता हूँ कि जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ तो लड़कों के लिए घूमना आसान है और बहुत सारी लड़कियाँ भी घूम रही हैं, लेकिन जो लड़कियाँ घूम रही हैं ना, उनके पास दोहरी चुनौती होती है। एक तो यही घूमने की चुनौती अपने आप में है और दूसरी अपनी सुरक्षा की। तो वो हमारे इतना मतलब स्वतंत्र नहीं है, मतलब उनको कि कहीं भी जाते हैं कि कोई शहर चुनते हैं, चाहे हॉस्टल चुनते हैं, होटल चुनते हैं, तो हमें उन्हें देखना पड़ता है तो ये जगह सुरक्षित है कि नहीं है। तो शायद हम अभी भी मतलब वो माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं जो लड़कियों के घूमने के लिए, चाहे घर से बाहर निकलने के लिए व्यवहारिक हो। संजय, जो आप बात कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसका एक दूसरा पहलू है जी। तमाम आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं घर के भीतर भी सेफ नहीं हैं। हाँ, ऐसे कई क्राइम डाटाज हैं जो बताते हैं कि कितने प्रतिशत पत्नियों की हत्या उनके पति ने की, कितने प्रतिशत बहनों की हत्या उनके भाइयों ने की, कितने ज़्यादा मॉलेस्टेशन के केस उनके खुद के पिता और भाई ने की, चाचा ने की, मामा ने की। हाँ बिल्कुल। तो ये जो चाचा मामा, आई वॉज इन लखनऊ और उस वक्त बहुत ताज़ा वो 10-90 शुरू हुआ था और उस 10-90 का मेरे ख्याल से 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया जा रहा था। पर जब उस 1 साल के 10-90 के 1 साल पूरा होने के जो फीचर स्टोरीज थी, उसकी जब मैं आंकड़े पढ़ रही थी तो उसमें यही था कि 10-90 के पास जितनी शिकायतें आई थी महिलाओं ने की थी, हाँ। उसमें मोर देन 60% उनके खुद के घर के पुरुषों से शिकायतें थी। यानी हाँ। कि मेरे पिता मेरे साथ वो करते हैं, मेरा भाई मेरे साथ वायलेंस कर रहा है, मेरे चाचा, मेरे मामा। तो जितने भी चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हैं, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस के परसेंटेज और उनके स्टोरीज मेरे रोंगटे, मैंने इस पर कविता भी लिखी थी, नाक, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास विकल्प होता है एक्शन लेने का, आवाज़ उठाने का और सिचुएशन को समझकर उस पर
प्रतिक्रिया करने का। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल। बच्चे होते हैं संजय, चाहे वो मेल चाइल्ड हो, चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो, चाहे वो LGBTQI+ से आने वाला चाइल्ड हो, उस बच्चे को पता ही नहीं है कि ये जो मेरे साथ अब्यूज हो रहा है इस पर प्रतिक्रिया क्या देनी है। सो तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि घर के बाहर जो स्त्रियों के लिए चुनौतियां हैं, पर इसके बरक्स घर के अंदर भी बड़ी चुनौतियां, अपनों से ही चुनौतियां हैं। ऑनर किलिंग के केसेस बाहर के लोग नहीं करते हैं। ऑनर किलिंग के केसेस आपके परिवार के रिश्तेदार के लोग करते हैं। इसी तरह से जब मैं छपाक फिल्म आई थी उस वक्त, उसके पहले कुछ मैंने इंसिडेंट्स पढ़े होंगे, लेकिन जब छपाक फिल्म आई थी जो एसिड जो झेलने वाली लक्ष्मी के केसेस और तमाम, तो वो तमाम केसेस को जब मैं एनालिसिस कर रही थी इंफॉर्मेटिव वे में, तो मैंने महसूस किया कि जिन लोगों ने उनके ऊपर तेजाब फेंका वो सारे लोग उनके जानने वाले थे, एक्वाइंटेंसेस। सो वो अनजाने लोग नहीं थे। तो बाहर कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर शायद चैलेंजेस कम हैं, पर घर के भीतर ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मैं खुद चाइल्ड अब्यूज से गुजरी हुई मतलब एक तरह से पर्सन हूँ कि मेरे साथ भी बचपन में कुछ ऐसा हुआ जिसको बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि वो एक चाइल्ड अब्यूज़ था और उस पर मुझे वोकल होना चाहिए। तो फिर बाद में मैंने उस पर बोला और दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छे उस पर रिपोर्ट भी तैयार की ब्लैक बोर्ड के नाम से, और फिर मेरी नाक कविता तो है ही, डेडिकेटेड टू ऑल जेंडर्स, जितने भी बच्चे हैं। तो बाहर के चैलेंजेस और अंदर के जो चैलेंजेस हैं स्त्रियों के, वो कैसे ख़त्म होंगे? वो सिर्फ और सिर्फ सेंसिटाइज करने से ख़त्म होंगे। हाँ, तो फेमिनिज्म एक तरह से वो टूल, फेमिनिज्म एक हिस्सा है। और संजय, मतलब वाइल टॉकिंग टू यू, मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं संजय सफर के साथ बात कर रही हूँ और संजय सफर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है तुम्हारे साथ। तो मैं कह रही हूँ कि फेमिनिज्म की लड़ाई को मजबूत आधार स्त्रियाँ नहीं हैं, बोलने वाली स्त्रियाँ नहीं हैं। फेमिनिज्म की लड़ाई में मजबूत आधार बोलने वाले पुरुष हैं। बिल्कुल। तो जिस रोज़ जो जितनी फेमिनिज्म की लड़ाई स्त्रियां लड़ रही हैं, जिस रोज उनकी लड़ाई में पुरुष कंधे से उतनी ही संख्या या उससे ज़्यादा संख्या बल में पुरुष आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप हमारी ये जो लड़ाई है उसको एक मजबूत आधार मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे पुरुष हुए हैं, एंड इन इंडिया ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीज आर दोज नेम जिनको मैं फेमिनिस्ट मैन कहती हूँ। बिल्कुल। हाँ, और जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, बहुत छोटी सी घटना है संजय। बिहार इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पर पीरियड लीव अलाउ हुआ इन द रिजीम ऑफ लालू यादव। एक छोटी सी चीज़ है कि उन्होंने घोषित कर दिया राज्य में कि अब पीरियड, इस बात को समझा, सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगा यार वो कौन मुख्यमंत्री था उस वक्त? एक पुरुष मुख्यमंत्री। आई डोंट नो, आई डिडंट रिमाइंड राबड़ी देवी के रिजीम में हुआ या लालू के रिजीम में हुआ, बट लालू यादव प्लेज वेरी वाइटल रोल इन दैट। तो ये सारे जो हमारे हक में, सिर्फ स्त्रियों के हक में नहीं, ये जो माहौल है जिसको हम कह रहे हैं कि एक सेंसिटिव माहौल होना चाहिए, इस माहौल को बनाने में सारे फैसले जो है ना वो पुरुषों को लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। हम स्त्रियां बता सकती हैं क्योंकि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसके सोसाइटल नॉर्म्स ऐसे हैं कि इसके हीरो पुरुष हैं, इसका सारा संचालन जो है वो पुरुषों से हो रहा है। तो जब तक फेमिनिस्ट पुरुष आगे आके निर्णय नहीं लेंगे, डिसीजन मेकर नहीं बनेंगे, हमारी लड़ाई अधूरी है। हाँ, बहुत सारे लोग आते भी हैं, साथ देते हैं, पर साथ ही साथ ऐसे भी बहुत लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो इसको अल्ट्रा फेमिनिज्म कह के मतलब इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। चाहे कुछ ऐसी भी बातें हैं, रेडिकल फेमिनिज्म की बात आती है, तो उस संबंध में मतलब क्या उनका एटीट्यूड क्या होता है? मैं रेडिकल फेमिनिज्म का एक एग्जांपल दूं? हाँ, बिल्कुल। रेडिकल फेमिनिज्म का एग्जांपल मैं मैरिज इंस्टीट्यूशन से देना चाहूँगी। संजय,
मैंने देखा है अपने ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां शादी इसलिए नहीं कर रही हैं कि उनको शादी करना है। बहुत सारी लड़कियां इसलिए शादी कर रही हैं क्योंकि उनके लिए शादी एक कैरियर ऑप्शन है। ये रेडिकल फेमिनिज्म है। यानी कि बिल्कुल, हाँ, वो ये कह रही हैं कि जो मेरा जो फेमिनिज्म है वो मुझे चाहिए, वो जो 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 मुझसे शादी कर रहा है वो मुझे रहने के लिए घर दे, वो मुझे खाने के लिए अच्छा खाना दे, मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे, वो मुझे एक अच्छी सोसाइटी में जो एक स्टेटस वाला जो है वो दे। और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की डिमांड कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये रेडिकल फेमिनिज्म है। मैं इसी सोसाइटी में हम लोग सभी रहते हैं। मेरे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने भी रहे हैं। मैं मतलब 3-4 ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो बहुत ही सोशली एक्टिव रहीं, हमेशा फाइट करती रहीं, लोगों के चैलेंजेस लेती रहीं, लेकिन अंत में जब इकोनॉमिकल फ्रीडम नहीं आ पाई तो उनके पास मतलब एक जरिया था अपनी बेरोजगारी को छुपाने का कि शादी कर लेते हैं। मुझे उनका एटीट्यूड नहीं पता कि उन्होंने, लेकिन एक होता है ना एक लंबा टाइम, ठीक है अब सेटल हो जाते हैं। सेटलमेंट जी, ये वर्ड अच्छा यहाँ पर आया जी। ये तो अभी तक तो मैं रेडिकल फेमिनिज्म और काइंड ऑफ दैट फेमिनिज्म जिसमें मैंने एक मैरिज को कैरियर ओरिएंटेशन की तरह एग्जांपल दिया, एक सेटलमेंट को लेकर पेरेंट्स जो हमारे माँ बाप हैं वो शादी को सेटलमेंट की तरह देखते हैं। मैं इसी बात को समझना चाहता हूँ। कितने पेरेंट, कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये इकोनॉमिकली फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम आ जाए। कितने लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे मैक्सिमम पढ़े लिखे माँ बाप इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, शादी करने के लिए लड़की चाहिए। तो पढ़ाना लिखाना सोशल स्टेटस है, लेकिन वो पढ़ाना लिखाना इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। सो ये शादी सेटलमेंट है। यानी कि एक हमारे जानने वाले हैं, वो अपनी लड़की को इसलिए पढ़ाई पे पढ़ाई कराए जा रहे हैं कि बेटा ये भी पढ़ लो, ये भी कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। पोस्ट ग्रेजुएशन तो ज़रूर कर लो क्योंकि अच्छे रिश्ते आएंगे। हाँ बिल्कुल। सो सेटलमेंट तो उसकी भी कंडीशनिंग हो रही है क्योंकि माँ बाप उस बच्ची की कंडीशनिंग करेंगे कि बेटा पढ़ने लिखने की ज़्यादा वैसी ज़रूरत नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की या जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें जॉब थोड़ी करनी है। हाँ बिल्कुल, तो बस पढ़ाई किसी तरह कर लो तो अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी और तुम सेटल हो। वो ये नहीं कह रहे कि तुम स्किल्स सीखो, पेंटिंग करना सीखो, लिखना सीखो, मतलब सोलो ट्रैवलिंग्स पे जाओ, ये करो वो करो। ये नहीं कह रहे कि कोई स्किल सीखो, अपनी अर्निंग के लिए डेवलप करो कुछ, ये नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं बस पढ़ाई कर लो। सो ये भी है। दूसरा एक चीज़ और, जब हम रेडिकल फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, ये बहुत बहुत डार्क चेहरा है ये फेमिनिज्म। जो फेमिनिज्म नहीं है, रेडिकल फेमिनिज्म है। डार्क चेहरा ये है कि डिवोर्स, आफ्टर डिवोर्स जो एलिमिनी वाला मामला है। बिल्कुल। मेरा सीधा सा मानना है कि जिस पुरुष से मैं अलग होना चाहती हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर, चाहे वो नापसंद के मामले पर, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपको वो व्यक्ति नहीं चाहिए और आपकी उस व्यक्ति से नाराज़गी है, मतभेद हैं, बट आपको उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी कैसे चाहिए फिर? ये बड़ा मतलब गहरा सवाल है। सो आपको उस व्यक्ति से नफरत है, लेकिन उस व्यक्ति के कमाए हुए पैसे चाहिए आपको। इस नाम पर चाहिए कि एलुमनी के नाम पर या तमाम और के नाम पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये बहुत ख़राब चीज़ है, बट वो जायज़ होना चाहिए। और वो सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसने मुझे प्रताड़ित किया तो मुझे इसके में इतनी प्रॉपर्टी चाहिए, उतने में इसका इतना पैसा चाहिए, ये भाव नहीं होना चाहिए। कई बार अनाप शनाप डिमांड भी होती है। एग्जैक्टली। तो मुझे वो फेमिनिज्म नहीं लगता, वो मुझे रेडिकल फेमिनिज्म लगता है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में तमाम ऐसी महिलाएं देखी हैं जो किसी कारणवश तलाकशुदा हुई या अलग हो गई। अब तलाक ऑन पेपर्स पहले नहीं होते थे, पहले ऐसे भी अलग हो जाते थे। तो उन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली
डेवलप किया, बिल्कुल। उस व्यक्ति जो जिससे वो मार खाती थी, जिस आदमी से वो मार खाई, जिस आदमी ने उनको जलाने की कोशिश की, जिस आदमी ने उनको कुएं में धक्का देकर मारने की कोशिश की, कि जिस आदमी ने उनको आत्महत्या करने के लिए उकसाया, जिस आदमी, उनके पास वो उसका पैसा लेने के लिए, डिमांड करने के लिए नहीं गई। My feminism definition is kind of different, bro. हाँ, लेकिन ये है कि सब मिला जुला के बात यही आ जाती है कि लड़कियों की जो इकोनॉमिकल फ्रीडम है, लड़कियों के पास इंडिपेंडेंसी तभी कम्प्लीटली आएगी इकोनॉमिकल, जब वो इकोनॉमिकली मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, काम करेंगे और अपने आप को मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ यही है कि सारी लड़ाई जो फेमिनिज्म की है या आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी की, फ्रीडम की है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी। भले ही मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, जैसे मुझे नहीं चाहिए हीरे की अंगूठी, मुझे नहीं चाहिए महंगे कार, मुझे महंगा घर नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा अपना अपनी जो चीज़ है, मुझे अब खुद को सर्वाइव करने के लिए, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए घर, ट्रैवलिंग करने के लिए पैसे, जो मेरा, उसके लिए तो मुझे इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी मैं कभी मटेरियलिस्टिक तो नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि हर लड़की को इसलिए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना चाहिए क्योंकि तभी वो अन्याय, इनजस्टिस के खिलाफ खड़ी हो पाएगी। पहले लोग बहुत शान से कहते हैं ना कि अरे, जैसे मैं अगर अपने अवधि भाषा में कहूँ ना, तो ऐसे बोलते थे हमारे गाँव वाले, अरे मारो खा थिन लेकिन रहबो तो वही घर में रहा थिन। हाँ, बोलते हैं मतलब हमारे भोजपुरी में भी तो इसलिए की बात है, क्योंकि वो महिला इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कहाँ जाएगी निकल के। हाँ, कई बार ऑप्शन ही नहीं होते। हाँ, ऑप्शन ही नहीं है, वो ऑप्शन इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। हाँ, माँ बाप की कंडीशनिंग है, तो माँ बाप बोल देते हैं कि अब शादी हो गई, अब उस घर से सिर्फ तुम्हारी लाश आनी चाहिए। अब जाके एग्जाम्पल आने लगे हैं कि वेयर लड़की जो है कह रही है कि पापा मुझे ले जाओ, तो पापा, एक बहुत प्यारी स्टोरी थी, पापा ढोल बाजे के साथ गए और अपनी बेटी को उसके ससुराल से ले आए कि मैं ऐसे ही विदा कर किया था, वैसे ही लेने लाऊंगा। हाँ, बहुत तो अब ये बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन ये जो टैबूज है ना संजय, कि डाइवोर्स्ड वुमेन, सिंगल वुमेन, ये सब टैबूज जो है ना, ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं और जिन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं लगातार इन सब पर बोल और लिख रही हूँ। हाँ, अभी जैसे ब्रेकअप और इन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं, डाइवर्स वगैरह के, तो रिलेशनशिप की भी बात कर लेते हैं। आपके सामने भी ऐसे सवाल आते हैं कि आपने शादी क्यों नहीं किया, चाहे आप शादी कब कर रही हैं, हाँ, आप किसी रिश्ते में हैं भी कि नहीं हैं, तो हाँ, मतलब मुझे भी पार्टनर चाहिए ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हाँ, फिर आपकी बात सुनते हैं। कुछ दिन पहले मतलब किसी ने फेसबुक पर ही मुझसे पूरे एक पोस्ट थी और उस पर खूब कमेंट चल रहे थे, तो किसी ने मुझसे पूछा ऐसे रैंडम पोस्ट में तो कि तुम सिंगल हो, तो मेरा उनको जवाब था कि 24 के बाद लड़के सिंगल नहीं अनमैरिड होते। तो बात आपकी बात पे ही आ गई। अब आप बताइए। हाँ, तो मतलब लड़कियों में तो मतलब मुझे लगता है कि आफ्टर 20 वी आर अनमैरिड। हाँ, तो अब यही चीज़ है, ये जो नॉर्म है ना, ये हमें कह रहा है कि हाँ, शादी नामक संस्था से ही तुम्हारी टर्मिनोलॉजी, हाँ, तभी आप जुड़ेंगे, तभी आप प्यार कर सकते हैं, तभी आप सेक्स कर सकते हैं। अनमैरिड, हाँ, हाँ, ये सारी चीजें। तो मेरा यही सीन है कि ऐसा नहीं है कि मैं शादी नामक संस्थान के खिलाफ हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इसके जो स्टीरियोटाइप डिफिनेशन है ना, या स्टीरियोटाइप एक्ट है शादी के नाम पर, माय क्वेश्चन इज दैट इफ समवन इज, जिससे मेरा मन मिल गया, जिससे मेरे थॉट प्रोसेस मिल गए कि मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ, बट ये स्टीरियोटाइप टिपिकल जो डिफाइंड मैरिज इंस्टीट्यूट है, अगर उससे उभरा हुआ व्यक्ति है तो ऑफकोर्स मैं उसके साथ शादी करूंगी। और आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जाहिर तौर पर हम दोनों जाएंगे और संवैधानिक शादी करेंगे और एक ग्रैंड पार्टी करेंगे और शैंपेन ओपन करेंगे एंड ऑल दैट, और हम लोग भी सो मैं बिल्कुल शादी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं स्टीरियोटाइप टिपिकल शादी के नाम पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे डाउरी, ये सारा चीज़ शादी के नाम पर हो रहा है। हाँ, बिल्कुल।
ये सारी चीज़ें कि मैं जो है एक चलती फिरती गुड़िया बन के चलूँ, ये शादी के नाम पर थोपा हाँ। जा रहा है मुझे। हाँ, बिल्कुल। आई मेट अ लेडी इन अ मेट्रो जो शादी के 10 साल बाद एडवोकेसी कंटिन्यू किया। तो वो मुझे मिली, हम लोग बात करने लगे और उसने मुझसे बहुत खूबसूरत बात बताई कि पता है आज मैं पहली शादी के 10 साल बाद पहली बार कोर्ट जा रही हूँ। हाँ। तो मैंने कहा 10 साल? तो कह रही हाँ, मैं पहले थी एडवोकेसी में, प्रैक्टिस के लिए जाती थी सुप्रीम कोर्ट और भी इसके लिए, पर शादी हुई तो मुझे सबने बोल दिया कि अब क्या ज़रूरत है। पर इस 10 सालों में मैंने देखा कि आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी, मैंने अपना अस्तित्व ही गिरवी रख दिया। हाँ, सवाल सबसे बड़ा आइडेंटिटी का ही होता है। तो देवरानी जेठानी किटी पार्टी में 10 साल मुझे ये बोल बोल के कि ये हमारा स्टेटस है, समाज में रहना है तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये 10 साल के बाद मुझे अब महसूस हुआ कि नहीं, अब मुझे उठना है और जाना है, तो आज मैं जा रही हूँ। तो शी वाज सो हैप्पी। तो वो जो खुशी था ना, वो खुशी मुझे अपनी वही पुरानी पुरखनों की याद दिलाती है। हाँ। लल दद्द की याद दिलाती है, अक्का महादेवी की याद दिलाती है, वो मुझे मोलू की याद दिलाती है, वो मुझे पुरानी पुरखनों की मीराबाई की याद दिलाती है। सब राजपाट छोड़ दिया एंड शी डिसाइडेड टू रोम। तो मुझे उन सारे की याद दिलाते हैं ये छोटे छोटे डिसीजंस। मेरे ख्याल से शादी जरूरी है कि नहीं है, पर एक रिश्ता हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। हाँ। और हम मतलब इंसान जो है तरह तरह के रिश्तों से बंधे हुए हैं। मतलब किसी से प्यार का रिश्ता है, किसी से दोस्ती का है, किसी से भाई। लेकिन अभी हाल के पिछले कुछ सालों में 5-10 सालों में सिनेरियो ये हुआ कि हर चीज़ को मतलब रिश्ते के नाम पे जस्टिफाई किया जाता है। एक ये, और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि अब जस्टिफाई करने के लिए हर दिन नए टर्म्स आ रहे हैं। पहले रिलेशनशिप की हम बात करते थे, तो अब उसमें हो गया सीरियस रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, फिर बाद में ऐसे टर्म आए सिचुएशनशिप, जिनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है आपका, आप रह रहे हो। अभी हाल में ही जो नया टर्म आया है इस साल का, वो है नैनोशिप। ग्रेट ना, तो साउंड्स गुड। हाँ, नैनोशिप में मतलब ये है कि आप थोड़े टाइम के लिए किसी के साथ रह सकते हो, और यहाँ सिचुएशनशिप जैसा भी मसला नहीं है। सिचुएशनशिप में एटलीस्ट वहाँ रिलेशनशिप तो है, लेकिन वो शादी तक का नहीं है। लेकिन नैनोशिप में ऐसा जो सारी बाउंड्रीज हैं उनको ब्रेक करके मतलब एक इंडिपेंडेंट नहीं। तो नैनो शिप जो है, हाँ, वो सिचुएशनशिप से कैसे अलग है? मतलब शॉर्ट टाइम, जैसे वन नाइट स्टैंड की तरह से। तो मतलब फिर वो रिश्ता जिसकी हम बात करते हैं, तो उसको किस तरह से हम आने वाले समय में डिफाइन कर पाएंगे? यार संजय, हम लोग ना 90s वाले लोग हैं। हम लोग मैं आधुनिकता को खाती पीती ओढ़ती बिछाती हूँ। हाँ। मॉडर्निज्म को मैं हमारी लाइफ में भी तो है। मैं अपने आप को बहुत मॉडर्न थॉट, मॉडर्निज्म, मेरे ख्याल से हमें ये लगता है कि लेकिन हर चीज को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी आई एम सॉरी टू से मैं इन सारे टर्मिनोलॉजीज और इन सारे डेफिनेशंस को उतार नहीं पाती हूँ। सी फॉर मी, यार देखो, इस बात पे ना मुझे एक मतलब शेर, गजल, और वो भी शोभा गुट्टू ने गाया है, बहुत सुंदर गाया है। हाँ, सुनते हैं ना। मैं गा के तो नहीं सुनाऊंगी, पर वो गणेश बिहारी श्रीवास्तव जी हैं जिन्होंने ये गज़ल लिखी है। और जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा यार ये या तो ये जो हमारे जो नामचीन लोग हैं इन्होंने लिखा होगा, लेकिन आई फाउंड कि गणेश बिहारी श्रीवास्तव। जब मैंने वो सुना गज़ल शोभा गुट्टू की आवाज़ में, तो फिर मैंने गणेश बिहारी श्रीवास्तव जी को पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा कि इतने फेमस नहीं है, बट उनमें बड़ी बात है। तो उनकी कुछ लाइनें मैं यहाँ पे पेश करी हूँ इसी बात पर कि यूं तो हर मौज पर दिल दहलेगा, यूं तो हर मौज पर दिल दहलेगा, बढ़कर तूफान से लड़ो तो कुछ बात बने। वाह। और फिर वो आगे कहते हैं कि
फिर वो आगे कहते हैं कि उसका उसका उस अशार का अर्थ ये है कि इस तरह से मिलने जुलने में समझ में नहीं आता, जो नैनोशिप की जो बात होती हाँ है, हाँ उसकी शुरुआती लाइन इस तरह से है कि एक दूसरे की आत्मीयता से हम जब मिले ना तब बात बने, मतलब जाम से जाम टकराओ तो बात बने। हाँ तो इफ यू फाउंड मी, आई एम नॉट दैट सोशल काइंड ऑफ सोशल बटरफ्लाई, आई एम नॉट। तो ये जो नैनोशिप और इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, ये मैं इसलिए नहीं समझ, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं है, रिलेशनशिप टर्म जो आ रहा है, हाँ, बिल्कुल। मैं इसलिए समझ के परे कभी कभी हो जाता है मेरा, हाँ। क्योंकि मैंने जो पाया है रिलेशनशिप को, चाहे जितने भी वैरायटीज का और आगे आ जाए, वो इसी तरह से होता है दो लोगों के बीच में, कि एक माली जो है वो तितलियों को ला ला के गार्डन में नहीं रखता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, वो अपने गार्डन को सींचता है, खाद डालता है, पेड़ उगते हैं, उसमें से फूल निकलते हैं, और जब फूल तैयार हो जाते हैं ना तो तितलियां खुद ब खुद आ जाती हैं। तो दो लोगों के बीच का जो रिश्ता है ये इसी तरह है। तो ये जो दिस टाइम ऑफ जो जेनजीज का जो लिंगोज हैं, हाँ। ये चाहते हैं कि हम तितलियां पकड़ पकड़ के लाके लगा लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर हम तो 90s वाले हैं, हम तो जब तक पूरा रिश्ते में पूरा प्रेम गमला नहीं लगाएंगे, प्रेम तो में हमें प्रेम हमें पत्र चाहिए भी कि चाहिए। तितलियां नेचुरली आए, हाँ। चिड़िया नेचुरली आए और नेचुरली घोंसला बनाए। हम एक आर्टिफिशियल घोंसला बनाकर आर्टिफिशियल रोबोटिक चिड़िया रख के हमें आर्टिफिशियल चीजें नहीं महसूस करनी है। हाँ, मतलब ये हमें कुछ है हम लोग का, जो हम लोग हैं ना, मतलब वो हाँ, हमें प्रेम में मतलब प्रेम पत्र भी चाहिए, डायरियाँ भी चाहिए, हाँ, कविताएं भी चाहिए। हाँ, और हमें चाहिए कि हमें एक्सप्रेशंस चाहिए। हाँ। तो ये जो है पता नहीं कहाँ जाएगा संजय, पर ये जो कुछ भी है ये प्यार नहीं है। बिल्कुल। जो कुछ भी है हाँ। ये प्यार नहीं है। तो जो प्यार है वो तो इसी तरह है कि जिस तरह से मुझे अपने पहले प्रेमी के साथ बिताए कुछ क्षण को पूरी ताजगी से मैं अभी भी महसूस करती हूँ, वो शायद ये जो नैनोशिप है उसमें नहीं महसूस हो सकता है। वो यादों की तरह हो सकता है, पर जिसको याद करके हम स्मृतियों में चले जाते हैं और अपने तन और मन में महसूस करते हैं, रेशे रेशे में, वो चीज़ नहीं है। हम एकदम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका लिखना है वो मतलब बियॉन्ड है, मतलब लोग मतलब पढ़ते हैं बहुत सारे, मैं देखता हूँ 300-400 कमेंट आते हैं। अब लोग क्या मतलब पर्सनली क्या सोचते हैं ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें आगे आप बुक फॉर्म में लाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर आगामी योजनाएं किताबों पर कुछ काम होगा? जैसे संपादित किताबें तो मेरी हैं, मतलब संपादन सहयोग में कई सारी किताबें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर मतलब पॉलिटिकल भी मैंने किताबें संपादित की हैं, उस पर भी संपादित किया है। पर अपनी खुद की जो जिस पर मुझे काम मैं कर रही हूँ और जो भविष्य में आएगी वो है, एक तो सेक्सुअलिटी पर आई एम राइटिंग नॉन फिक्शन बुक। हाँ। क्योंकि अंग्रेजी में बहुत कुछ है सेक्सुअलिटी पर हिंदी साहित्य में, हिंदी में और जो आज वाली हिंदी है, जो तुम्हारी नई वाली हिंदी है, हाँ। उसमें सेक्सुअलिटी पर नॉन फिक्शनल किताब ना के बराबर है। एंड आई जस्ट वांट टू एजुकेट पीपल। मुझे बस ये चाहिए कि लोग पढ़ें, लोग जानें कि माइकल एंजेलो ने जब मूर्ति बनाई थी 16th सेंचुरी में, तो न्यूड मूर्तियां बनाई थी, तो उनका भी विरोध हुआ था। उनको भी चर्च के जो पादरी वगैरह होते थे उनसे निकाला का ऐलान मिला था, लेकिन वो कंटिन्यू अपने आर्ट के प्रति फोकस थे। इसी तरह से तमाम लोग, तो आई जस्ट वांट कि जब तक एस्थेटिक चीज़ों को मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी अपने राइटिंग के थ्रू, तब तक मेरा लेखन बेमानी है। इसीलिए शायद मेरी किताब इसीलिए बहुत बहुप्रतीक्षित इसलिए हो पा रही है क्योंकि मेरा सारा फोकस ये है कि जो एस्थेटिक है उसको मैं कन्वे करना चाह रही हूँ। मैं कोई कहानी, मैं कोई उपन्यास, मैं कोई कथा शायद नहीं कन्वे करना चाह रही हूँ अपनी किताब से। मैं एस्थेटिक्स को कन्वे करना चाह रही हूँ, तो दैट इज व्हाई इट टेक्स टाइम। दूसरा, मैं 2 बायोग्राफीज पर वर्क कर रही हूँ
और इस पॉडकास्ट में मैंने उन दोनों लोग का नाम डायरेक्टली ले लिया है। और वो इसी साल वो दोनों आ जाएंगे। अरे बहुत सुंदर। तो क्योंकि उस पर काम जो है बहुत दिनों से कर रही हूँ, मतलब कोई चीज़ अचानक नहीं आती, वो 4 साल 5 साल से पक रही है, चीज़ें हो रही हैं। और जो एक तरह से जो बायोग्राफिकल किताबें होती हैं, इट डिमांड्स लॉट ऑफ रिसर्च। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा, हाँ, और मैं सिर्फ प्रशंसात्मक नहीं हूँ अगर, तो मैं ये दावा नहीं करती कि मैं किसी के सारे व्यक्तित्व के सारे पहलुओं को कलमबद्ध करके ले आऊँगी, पर मैं ये जानती हूँ कि मेरी जो साहित्यिक समझ है, मेरा जो एक्यूमेन है, उस दृष्टि से मैं उसकी आलोचना भी करूँगी और उसके जो प्रशंसात्मक जो पहलू है उनको भी सामने रखूँगी। और इट्स ऑल अबाउट उन सारे लोग जिन्होंने फेमिनिज्म में कंट्रीब्यूट किया है, दुनिया को बेहतर बनाने में, मुक्तिबोध की तरह दुनिया को और बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। ये मैं उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए काम कर रही हूँ, तो इसलिए हाँ ये सारा प्रोजेक्ट बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। उम्मीद है कि हम खूब बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ पाएंगे ना। थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे शोभा अक्षर से, जो कि एक संपादक हैं, लेखिका हैं, एक्टिविस्ट हैं, और इनसे तरह तरह के मुद्दों पर बात हुई। उम्मीद है कि यह सारा कुछ सुनकर आपको भी मज़ा आएगा। मुलाकात के अगले एपिसोड में हम ऐसे ही किसी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व से आपको मिलाएंगे। अभी के लिए आप सबका शुक्रिया।